ये सरकार जो है ना, ये आंदोलनों की सरकार है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं आई होगी कि जिसके 6 साल के टेन्योर में 3 बार भारत बंद हुआ। मोदी साहब सबसे ज़्यादा सर झुकाते हैं बाबा साहब, मैं आप ही के वजह से हूँ, और सारा निजीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी भी जनता कब उखड़ेगी, बड़े बड़े तानाशाह आए चले गए यहाँ से। और अब जो ज़मीन जाने वाली है तो खाली मुसलमान का थोड़ा ही जाने वाला है, ये बात तो समझना होगा ना, तो सबका जाएगा। तो आपने जिनको दूध पिलाया था वो बन के तैयार हो गया, अब सामने आप विकराल रूप धारण किए हुए। आरएसएस बीजेपी सरकार चला रही है तो उसको फर्जी इतिहास बनाना है, मिथक गढ़ना है, कहानी करना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाना, ईमानदारी से कर रहा है कि जिस दिन ऐसे तानाशाह आएंगे तो भारत के लोग, तुम लोग आओ अपने संवैधानिक तरीके से ऐसे तानाशाहों को उखाड़ो। जय जवान जय किसान जय संविधान, अब यही चलेगा। जब शहर किसी शहर पे बम गिरे और आप कितना भी मजबूत घर बना लें तो आप भी नहीं बचेंगे। मेरा एक आंख फूटे तो फूटे, लेकिन तुम्हारा दोनों आंख फूट जाना चाहिए। इसको मनुस्मृति लागू करना है तो बकायदा लागू हो रहा है मनुस्मृति। किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसको लेकर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन ने देश को जोड़ दिया है, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को गायब कर दिया है, जाति में बटे समाज को जोड़ दिया है, और खासकर वो जातियां जो बीजेपी की हार्डकोर सपोर्टर थी और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर फ्रंट फुट रहती थी, उनके पेट पर लात पड़ी है और सरकार के लिए अब जवाब देते हुए नहीं बना। मेरे साथ हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर, सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक, इतिहासकार, जो भी समझिए, सोशल एक्टिविस्ट, जो कमरे में कम सड़कों पर ज़्यादा होते हैं, उनसे बेहतर क्या कौन विश्लेषण कर पाएगा। तो हम इसी सटीक विश्लेषण के लिए प्रोफेसर रतन लाल जी के पास पहुँचे हैं। सर, क्या लग रहा है ये जो मैंने सारे बात कहे, क्या हिंदू मुस्लिम जाति वाला आंदोलन, हिंदू मुस्लिम वाला आंदोलन और जो राष्ट्रवाद का जो घुट्टी पिलाया जा रहा था, किसान आंदोलन से वो चीज़ कमज़ोर हुआ है, अब रोजी रोटी का मुद्दा उठेगा? निश्चित रूप से रोजी रोटी का मुद्दा तो पहले भी उठता रहा है, हम लगातार इस सवाल हम लोग उठाते रहे हैं। लेकिन देखिए, हिंदू मुसलमान और जो छदम राष्ट्रवाद है कब तक चलाएंगे, इसकी भी एक सीमा होती है ना, कि अल्टीमेटली देखिए ये सरकार जो है ना, ये आंदोलनों की सरकार है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं आई होगी कि जिसके 6 साल के टेन्योर में 3 बार भारत बंद हुआ। 2 बार तो SC/ST का मसला था, एट्रोसिटीज एक्ट था, उस समय भी सरकार झुकी, और रोस्टर के आंदोलन में हम भी थे हम लोग, उस समय भी सरकार झुकी। लेकिन ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, पहले बात को समझने की ज़रूरत है। अगर बाजारीकरण हो गया कृषि का और अडानी अंबानी के पास चला गया, तो जो सरसों का तेल 60 रुपये लीटर आप ले रहे थे वो 180 रुपये लीटर आप लेंगे। तो ये सिर्फ किसान पे थोड़ी पड़ना है इसका मार। इसका तो सबसे ज़्यादा मार जो है वो गरीब जनता है। अरे मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ, तो मैं तो किसी तरह मैनेज कर लूँगा, लेकिन जो गरीब पेशा लोग हैं वो कैसे रहेंगे? इसलिए इसको किसान आंदोलन खाली मत कहिए। और मैं तो अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो लोग भी भारत में संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो जनवादी नीति को समझते हैं, जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझते हैं, उन तमाम लोगों को, और तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसको जो है इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए कि किसानों का आंदोलन नहीं है, छात्रों का भी है, नौजवानों का भी होना चाहिए, और तमाम जो भारत में ऐसे लोग हैं सबका इसका समर्थन होना चाहिए। ये एक सोशियो इकोनॉमी देखे तो क्या लगता है, ये सिंपथाइज है ये आंदोलन? कोरोना का दौर है, मीडिया एंटी कैंपेन चला रही है, तमाम जो हथकंडे होते अपना रही है, उसके बाद भी आम लोग सिंपथाइज कर रहे हैं, एक आम लोग की जन भावनाएं जुड़ रही है और उनको लगता है कि शायद सरकार अन्याय कर रही है इस बार, जो समाज हिंदू मुस्लिम की वजह से सरकार के साथ था। देखिए, तानाशाही की सरकार है और 6 साल से हम लोग कह रहे थे कि संविधान को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही थी बात। लेकिन मैं तो इतिहास का छात्र हूँ ना, हम लोग तो सीधा जेनेसिस और मूल में जाते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है, हेडगेवार और तमाम ऐसे जो आरएसएस के या हिंदू महासभा के लोग हैं, ये तो संविधान फाड़ने वाले लोग हैं। इनका सोर्स जो है वो मनुस्मृति है। इन्होंने पूंजी से जो है गठजोड़ कर लिया है, अडानी अंबानी से गठजोड़ कर लिया है, पहले भी था। तो ये पहली बार इनको इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो ये तो बोलेंगे कुछ नहीं। देखिए, संविधान फाड़ने की घोषणा नहीं होगी, संविधान खत्म हो गया इसकी घोषणा नहीं होगी।
ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे जो संविधान को अप्रासंगिक बना देगा, इर्रिलेवेंट बना देगा। तो ये आपको जब तक हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, अगर उसके जेनेसिस को नहीं समझेंगे, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो आप क्या समझते, कैसे समझ लेंगे। तो यहाँ कोई संविधान नहीं कहेगा सरकार कि हम ख़त्म कर रहे हैं। वो करेगा क्या कि जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो प्रावधान हैं, उसको अपने पार्टी के मुख्यालय में तब्दील कर देगा और वहाँ सिर्फ इनके पार्टी का, इनके विचारधारा का परचम लहराएगा, सबको बर्बाद कर देगा। और इस तरीके से धीरे 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 आपका जो है ख़त्म, आरक्षण भी ख़त्म हो गया। मोदी साहब सबसे ज़्यादा सर झुकाते हैं बाबा साहब, मैं आप ही की वजह से हूँ, और सारा निजीकरण कर रहे हैं। तो ये आप समझिए, ये तानाशाहों की सरकार है। लेकिन भारत चूँकि इतना डाइवर्स कंट्री है कि भारत के इतिहास में कभी भी उस तरह का तानाशाह नहीं आया जैसे कि हिटलर हुआ। वो डरता है क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति संप्रदाय, मल्टी कल्चरल, भारत सबसे बड़ा सोशियोलॉजिकल लैब है वर्ल्ड का। तो यहाँ पे कभी भी जनता कब उखड़ेगी, बड़े बड़े तानाशाह आए चले गए यहाँ से। तो ये समझ, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी इनको अहंकार है, सत्ता का नशा उतरा नहीं है। मेजॉरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आप कर लीजिए। ये तो खैर आइडियोलॉजिकल बात हुई। अगर ग्रास रूट पर बात करें तो क्या लगता है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिनके लिए आरक्षण खत्म करना बड़ा मुद्दा है, जिनके लिए मुसलमानों को प्रताड़ित करना बड़ा मुद्दा है, और खासकर जो कल्चरल हेजमनी और कास्ट हेजमनी को बरकरार रखते हैं, क्या ज़मीनें उनकी ही जा रही है? जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, यादव हो, क्या वो जब पेट पर लात पड़ी है तो वो समझ पाएंगे, या एक हिंदू मुस्लिम का फिर से बेव आएगा और वो सब समतल कर जाएगा? हमें अब ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम का वेव आएगा और समतल हो जाएगा। ये बार बार काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। और अब जो ज़मीन जाने वाली है तो खाली मुसलमान का थोड़ा ही जाने वाला है, ये बात तो समझना होगा ना। तो सबका जाएगा। तो आपने जिनको दूध पिलाया था वो बन के तैयार हो गया, अब सामने आप विकराल रूप धारण किए हुए। तो ये जब तक लोग समझेंगे नहीं, देखिए हम तो शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि जो अपर कास्ट में बड़े लोग हैं, मैंने एक प्रोफेसर से पूछा कि आप लोग तो खुश इसलिए हैं कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म कर रहा है, मुसलमान को पीट रहा है। तो वो बड़ा मुस्कुराए। तो मैंने पूछा कि आप पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख तनख्वाह मिल रहा है, ये जब निजीकरण हो जाएगा तो गाज़ियाबाद में जाके पढ़ाएंगे तो 30,000 मिलेगा, अच्छा लगेगा ना? तब भी उनको लगता है कि नहीं 30,000 में पढ़ा लेंगे। इतना हेटरेड है। मैं अम्बेडकर नामा चला रहा हूँ और पढ़ता हूँ और इसकी जेनेसिस में तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सांस्कृतिक घृणा है ये शूद्रों और अछूतों को लेकर। और वो घृणा इस कदर तक है कि हम भले ही एक ही रोटी खाएंगे, लेकिन मेरा एक आँख फूटे तो फूटे, लेकिन तुम्हारा दोनों आँख फूट जाना चाहिए। ये है साइकोलॉजी भारत के। ये आपने सुधो, अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खैर मैं उनको बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं मानता हूँ, उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे हैं टेरर फंडिंग के और टेरर ग्रुप से। लेकिन उन्होंने जो कहा है, क्या इसको माना जाए कि ये राय है खासकर जनरल कैटेगरी के लोग? उन्होंने कहा है कि वन व्यवस्था में शूद्र को ना समझ है और शूद्र को शूद्र ही कहा जाएगा और ये देश मनुस्मृति से चलेगा। साध्वी प्रज्ञा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कोई सांसद इस तरह के बयान देता है तो क्या माना जाए कि ये आरएसएस और इस सरकार की बात मानी जाए इसे? नहीं नहीं, वो एकदम सही कह रही हैं। और ये बात आप पूरे इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए पिछले 5 साल से। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये बहुत ईमानदार सरकार है। इसको मनुस्मृति लागू करना है तो बाकायदा लागू हो रहा है मनुस्मृति। ये इसमें कन्फ्यूजन आपको कहाँ है? ये तो समस्या उन लोगों का है जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस चाहे जितने बड़े बड़े पार्टी हैं, उनके पास आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है। वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, वो अंबेडकर को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो गांधी को नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं। अरे गांधी अंबेडकर में जितना विवाद हो या जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन कुछ मामलों में तो उनका एक सहमति था ना कि भारत को एक सशक्त, एक खुशहाल भारत बनाना है। सरदार पटेल भी फिर तो ये आपको समझना पड़ेगा। वो तो ईमानदार ठीक कह रही है, वो उनको मनुस्मृति लागू करना है। यही बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई समझिए। तो इसे आप बीजेपी और आरएसएस की प्रोसेस समझ रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस ऐसे? मैं इतिहास का छात्र हूँ यार, मैं इतिहास पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्या खेल चल रहा है। ये बात तो लगातार अब कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि ईमानदार सरकार है। अच्छा, एक चुप्पी है। जीतनराम मांझी, पासवान जी रहे नहीं, वो इन सब मुद्दों पर बोलते थे सरकार में रहते हुए भी। अब पासवान जी रहे नहीं। राम मांझी की तरफ से एक बहुत ही व्यवस्थित टिप्पणी आई है कि जेपी नड्डा इस मामले को देखे, इस तरह का बयान ठीक नहीं है, वो एनडीए में गठबंधन है। लेकिन आप सोचिए, ओबीसी के लगभग 150 से ऊपर सांसद हैं, SC ST के लोग रिजर्व सीट से जीत के आते हैं।
क्या एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है, इतना ज़्यादा लोग डर गए हैं या इतना ज़्यादा चाटुकार हो गए हैं वो लोग जो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से सत्ता में आए और उनके तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल डेथ की तरफ बढ़ रहा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का लीडरशिप? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये पेट पालक लोग हैं और इसकी चर्चा डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार की है पूना पैक्ट के बाद। और वो बहुत परेशान थे पूना पैक्ट जब हुआ था और दबाव में हुआ था। वो बार बार ये कह रहे हैं ये सब तनखैया लोग हैं, जो नेता जिसको सांसद आप कह रहे हैं। वैसे इस खास तौर से एससी एसटी के तो वैसे लोगों को बढ़ाया ही जाता है, पहले सुई लगा के रीढ़ का हड्डी निकाल लिया जाता है, कहीं इसमें आवाज़ ना हो, कहीं दम ना हो, तो वैसे लोगों को दिया ही जाता है। ये लोग तनखैया लोग हैं। अरे लीडर क्या होता है? एमएलए एमपी कोई लीडर होता है? लीडर डॉक्टर अंबेडकर थे, लोहिया थे। उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, 4 कारण बताए, ओबीसी, महिला और तमाम ये लद्दाख वाला इशू और फॉरेन पॉलिसी, 4 कारण बताए और उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। ये था मोरल गट्स होता है। ये लोग तनखैया टीए डीए वाला है, इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब तो इन नेताओं को छोड़िए, जनता को जो है संवैधानिक तरीके से सड़कों पे आना पड़ेगा, तब संस्थाएं बचेगी, देश बचेगा। नेता के भरोसे रहिएगा, जिसको एमएलए का अगला चुनाव सामने दिखता है कि कहीं कुछ बोल दिए तो कहीं साहब हमारा टिकट नहीं काट दें, तो साहब के पास जाके जो साष्टांग दंडवत कर रहे हों, वैसे सांसदों से उम्मीद आप क्या कर रहे हैं? किसकी नैतिक साह से बुलाइए, सेमिनार में मैं चलता हूँ, 132 का 32 बुलाइए, मैं एक तरफ अकेले रहता हूँ, बात करते हैं। जो अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो भी आपको लगता है कहीं ना कहीं दबाव में है, प्रेशर में है, और किसान आंदोलन से शायद उनको मौका मिल जाए, वो शायद अब बोलना शुरू कर दे? सब डरा हुआ है, पता नहीं क्यों डरा हुआ है। कुछ के तो फाइल की वजह से डरा हुआ है कि कहीं हम बोलेंगे तो फाइल निकल जाएगा, तोता निकल के फुड़ फुड़ उड़ने लगेगा, तो ये कारण है। अदरवाइज ऑनेस्ट लीडरशिप होता है। कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बताइए तो, आरएसएस बीजेपी सरकार चला रही है तो उसको फर्जी इतिहास बनाना है, मिथक गढ़ना है, कहानी करना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाना, ईमानदारी से कर रहा है। इनमें से तो बताइए तो कौन जवाहरलाल नेहरू पढ़ रहा है, कौन लोहिया पढ़ रहा है, कौन पढ़वा रहा है, कौन अंबेडकर पढ़ रहा है, पढ़वा रहा है? तो इनसे जो है, जब तक ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं आता है, जिसको पद की नहीं भविष्य की चिंता हो, समाज के भविष्य की चिंता हो, जिनको अपने बंगले की चिंता ना हो, वही लोग जो है ना मरने के बाद जिंदा रहते हैं। कितने सीएम, कितने मंत्री आए गए, किसको कौन याद रखता है? 20 साल पहले कितने सीएम थे भारत में, याद है आपको? तो इसके लिए फिर एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि समाज को और युवा पीढ़ी को ये कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए वैचारिक रूप से। ये जो संसद का मामला है, लोग इसको जोड़ रहे हैं, मैं मेरे पास कंफर्म सोर्स नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नया संसद और नया संविधान तो संभव है, इसमें तो हम कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। हमारे जैसे लोग को तो पता नहीं कभी देश ही छोड़ना पड़ जाए कि नया संविधान भी आएगा तब भी बोलेंगे चाहे जहाँ ले चलना है ले चलो। ये तो है ही, इनके जेनेसिस में है। और ये नेताओं की फेलियर है कि उन्होंने जनता को पॉलिटिकली एजुकेट नहीं किया है। जाके डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, लोहिया को पढ़िए, वो नेता पैदा करते थे, गांव में शहरों में जाते थे। नया संसद और नया संविधान होगा तो ये जो लीडरशिप बचेगी, ये लीडरशिप भी तो नहीं बच पाएगी, या इनको छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ जनता पर मार पड़ेगी, या लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी खत्म किया जाएगा? जब किसी शहर पे बम गिरे और आप कितना भी मजबूत घर बना लें तो आप भी नहीं बचेंगे। समझ रहे हैं बात? ये समझ रहे हो कि हम बच जाएंगे और मेरा ये सब बंगला, ये सब करोड़ों अरबों बचा रहेगा? ये कन्फ्यूजन जो है आपके माध्यम से जितने नेता हैं ऑपोजिशन के, उन सब को मैं कह रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन जो है आप दूर कर लीजिए। कि कबूतर अगर रेत में आँख छुपा लिया, सोचे बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं कबूतर का है। समझ रहे हैं बात? तो ये कन्फ्यूजन, हम लोग तो क्लैरिटी साफ है कि भाई हमें संविधान के साथ खड़े होना है, संविधान के पक्ष में बोलना है, चाहे हम कहीं रहे न रहे, शिक्षक हैं, एक्टिविस्ट है, काफ़ी है। इन नेता से वो किस बात का डर लग रहा है? फाइल का डर है। ये तमाम बातों के बाद जिस तरह के लगातार जो भी अपोजिशन के लोग हो या आम जनमानस में था कि सरकार ने कमांड कर लिया है, तमाम इंस्टीट्यूशन पर उसके कब्जा हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सवाल उठ रहे थे लगातार, चुनाव आयोग तक, तमाम जो इंस्टीट्यूशन थे, उसके बाद भी जिस तरह से जनता कम से कम अब घरों से निकलने लगी, तो ये माना जाए कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है उसको अभी इतना आसान नहीं है, और शायद उम्मीद की किरण है कि तानाशाह भले आते रहेंगे लेकिन संविधान अभी बचा रहेगा। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इसका सूत्र जो है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में ही लिख कर दे दिए है। हम भारत के लोग, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम नहीं लिखे थे पहला लाइन, और नमो बुद्धाय भी नहीं लिखे थे। वो लिखे थे हम भारत के लोग सर्वोपरि। कि जिस दिन ऐसे तानाशाह आएंगे तो भारत के लोग, तुम लोग आओ, अपने संवैधानिक तरीके से ऐसे तानाशाहों को उखाड़ो। और इसी संकट में 77 में देखिए आंदोलन हुआ था ना,
ऐसी संकट में जब नेता सब फेल हो जाएगा, चाटुकारी करेगा, फाइल के डर से दुबकेगा और समझेगा कि टिकट हम देने से और एमएलए एमपी बनाने से हम सरकार बना लेंगे, वो कन्फ्यूजन छोड़ दो, पालना बंद करो और सीधा जितनी जन आकांक्षाओं के जितने मुद्दे हैं उसको उठा के सड़क पे आओ। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आ रहे हैं, क्यों नहीं चक्का जाम? नेता कितना आह्वान किया है, कहाँ लोग सड़क पे आ रहे हैं। और नेता, मैं तो जानता हूँ, बहुत लीडर से मिला हूँ मैं, कहते आप लोग आंदोलन कीजिए, हम फसल काटेंगे चुनाव में। ऐसे होता नहीं है कि जनता आंदोलन करे और आपको चुपचाप जो है कन्फ्यूजन मत पालिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर तभी सर्वाइव करता है जब हर दिन वो राजनीति करता है, हर दिन जो है मुद्दों की बात करता है। जैसे बीजेपी में जहाँ बीजेपी अपोजिशन में बंगाल हो या केरल में कर रहा है ना, तो हमारे नेता को समझ में नहीं आ रही है। तो ये खेल जब तक नहीं समझेंगे, और मुझे तो मैं सलाम करता हूँ कि इतने ठंड में, और सुना है हमने कई लोग मर भी गए हैं, 12 लोग की डेथ, 12 लोग मर चुके हैं। तो ये तो सलाम है, जय जवान जय किसान जय संविधान, अब यही चलेगा। और सारे अभी भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे कि हम नहीं बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। अभी फुल फ्लेजेड अभी जो और स्टेट्स में आएगी ना ये, तो सब लोग अंदर होंगे। तो ये डॉक्टर रतनलाल हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि इस देश में जैसे अमेरिका में नोम चोम्स की ज़रूरत है, उसी तरह से अगर आपको संविधान सुरक्षित रहना, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स, आपके संवैधानिक अधिकार बचे रहे, तो आपको ऐसे प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, ऐसे इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत है। अगर आप रतनलाल को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो अम्बेडकर नामा पे जा सकते हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर आपको आपके इतिहास, आपका संविधान और आपके देश की तमाम राजनीतिक हालातों पर चर्चा होती है, इनका ओपिनियन आता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि संविधान तभी सुरक्षित रहेगा, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब ताकत अपने स्वार्थ को त्याग कर हमेशा देश और जनता के लिए ऐसे बोलने वाले लोग रहेंगे। आप लोग लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या जो हालात हैं उस पर जो रतनलाल जी की टिप्पणी है उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।